हेलो। आज की इस खास चर्चा में हम एक ऐसे दिलचस्प कानूनी मामले की तह तक जाने वाले हैं जिसने हाल ही में राजनीति से लेकर कोर्ट कचहरी तक हर जगह खूब सुर्खियां बटोरी हैं। देखिए, हमारा मकसद यहाँ कोई राजनीतिक पक्ष लेना बिल्कुल नहीं है। हम तो बस राहुल गांधी के उस चर्चित बयान और उसके बाद जो पूरी कानूनी हलचल मची ना, उस पूरे घटनाक्रम को बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से समझने वाले हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि आखिर ये पूरा बवाल था क्या। तो बात शुरू कहाँ से हुई? आइए सीधे उस बयान पर चलते हैं जिसने इस पूरी कानूनी लड़ाई की चिंगारी भड़काई। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपने एक संबोधन में कहा था, और मैं यहाँ बिल्कुल उनके ही शब्द दोहरा रहा हूँ, हमारी लड़ाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी और इंडियन स्टेट से है। जी हाँ, ये कोई सुनी सुनाई बात या अफवाह नहीं है, बल्कि उनका सीधा सीधा बयान है। और सच कहूँ तो यही वो एग्जैक्ट पॉइंट था जहां से ये पूरा विवाद भड़का और सीधे अदालतों के दरवाजे तक जा पहुंचा। अब देखिए, किसी भी बयान को समझने के लिए ना उसका बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है। आखिर ये बात कही कहाँ गई? तो कैलेंडर पर तारीख थी 15 जनवरी 2025। मौका था नए कांग्रेस मुख्यालय के शानदार उद्घाटन का, जिसे इंदिरा भवन नाम दिया गया है। इसी कार्यक्रम में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये भाषण दिया गया था। अब कानूनी नजरिए से देखें तो कोई भी बात कहाँ और किस माहौल में कही गई है, ये बहुत बहुत मायने रखता है, क्योंकि इससे बोलने वाले का इरादा समझ आता है। और ये मंच, ये तो पूरी तरह से एक राजनीतिक मंच था, है ना? लेकिन रुकिए, बात सिर्फ उस एक लाइन पर खत्म नहीं हुई थी। भाषण में आगे काफी कुछ कहा गया। उन्होंने साफ किया कि ये लड़ाई कोई आज की नहीं बल्कि पुरानी और वैचारिक है। उन्होंने कहा, ये मत सोचिए कि हम कोई फेयर फाइट या निष्पक्ष लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें कोई निष्पक्षता नहीं है। और इसके बाद जो उन्होंने जोड़ा वो काफी दिलचस्प था। अगर किसी को लगता है कि ये लड़ाई बीजेपी या आरएसएस नाम वाले किसी राजनीतिक संगठन से है, तो आपने स्थिति को सही से समझा ही नहीं है। बीजेपी और आरएसएस ने हमारे देश की हर संस्था पर कब्जा कर लिया है। मतलब ये बयान सिर्फ पार्टी पॉलिटिक्स नहीं, बल्कि देश की संस्थाओं को लेकर एक बहुत ही अलग नजरिया पेश कर रहा था। अगर हम इस पूरे भाषण को डिकोड करें तो मुख्य रूप से 3 संस्थाएं सीधे तौर पर निशाने पर थीं। पहला, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी। और तीसरा, जो इस मामले में सबसे अहम है, द इंडियन स्टेट यानी भारतीय राज्य। अब देखिए, विपक्ष का काम ही है सत्ता पक्ष और उनके संगठनों की आलोचना करना, वो तो आम बात है। लेकिन इस लिस्ट में ये जो इंडियन स्टेट शब्द जुड़ गया ना, बस यही वो असली ट्रिगर पॉइंट था। इसी एक शब्द ने आने वाले दिनों में एक ऐसा भारी हंगामा खड़ा कर दिया जिसकी शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी। और फिर क्या था, जैसे ही ये बयान मीडिया में आया, तीखी राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का तो मानो सैलाब ही आ गया। एक तरफ तो इस भाषण को बस एक वैचारिक और संस्थागत लड़ाई बताया जा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तुरंत इसके खिलाफ एक आक्रामक मोर्चा खोल दिया। उन्होंने इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई वाले हिस्से को पकड़ा और सीधे तौर पर इन बयानों को देश विरोधी करार दे दिया। और बस यहीं से ये पूरा मुद्दा एक आम राजनीतिक भाषण की सीमा को लांघकर एक बेहद गंभीर कानूनी विवाद की तरफ मुड़ गया। अब जब राजनीति इतनी गर्मा गई हो तो मामला कोर्ट तक तो जाना ही था, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। सिमरन गुप्ता नाम की एक याचिकाकर्ता ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। उनकी मुख्य मांग क्या थी? उन्होंने कोर्ट से सीधे तौर पर मांग की कि इन बयानों को लेकर, खासकर वो इंडियन स्टेट से लड़ने वाली जो टिप्पणी थी ना, उसको लेकर राहुल गांधी के खिलाफ तुरंत एक एफआईआर यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए। सच कहें तो यही वो याचिका थी जिसने इस पूरी कानूनी लड़ाई की नींव रखी। अब इस स्लाइड पर जरा गौर फरमाइएगा, क्योंकि ये न्यायिक समय रेखा अपने आप में एक पूरी कहानी बयां करती है। कानूनी पहिए कैसे कैसे घूमे। देखिए, 15 जनवरी 2025 को इंदिरा भवन में वो भाषण दिया गया। फिर काफी महीनों बाद 7 नवंबर 2025 को चंदौसी कोर्ट का पहला फैसला आया। वहां से बात नहीं बनी तो मामला हाईकोर्ट पहुंचा, जहां 8 अप्रैल 2026 को अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। और फिर 1 मई 2026 को आया अंतिम फैसला। मतलब ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था, बल्कि एक लंबी थका देने वाली कानूनी प्रक्रिया थी। आइए इन तारीखों के पन्नों को थोड़ा और पलटते हैं। तो इस पूरी कानूनी यात्रा का पहला बड़ा पड़ाव था संभल जिले की चंदौसी कोर्ट। यहीं वो पहली याचिका दाखिल हुई थी। अदालत ने पूरे मामले को बारीकी से देखा, दोनों तरफ के तर्क सुने और 7 नवंबर 2025 को अपना फैसला सुनाया। और जानते हैं क्या हुआ?
चंदौसी कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने की इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया। अदालत का नजरिया एकदम साफ था। उन्हें इस राजनीतिक भाषण में ऐसा कोई ठोस कानूनी आधार मिला ही नहीं जिसके चलते किसी आपराधिक मुकदमे का आदेश दिया जाए। मतलब कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि भाई राजनीतिक बयानबाजी और किसी असली आपराधिक कृत्य के बीच एक बहुत ही स्पष्ट कानूनी अंतर होता है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। चंदौसी कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। याचिकाकर्ता ने हार नहीं मानी और निचली अदालत के इस फैसले को सीधे चुनौती दे डाली। और इस तरह ये पूरा मामला छलांग लगाकर पहुंच गया राज्य की सबसे बड़ी अदालत इलाहाबाद हाई कोर्ट में। वहां इस पर लंबी सुनवाई हुई, कानूनी पेचों को फिर से खोला गया, परखा गया और आखिरकार 8 अप्रैल 2026 को जब सारी दलीलें पूरी हो गईं तो हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अब एक पल के लिए यहाँ रुकते हैं, जरा सोचिए। महीनों की कानूनी जद्दोजहद, निचले अदालत से लेकर हाई कोर्ट तक का सफर। एक तरफ सत्ताधारी दल का इतना भारी विरोध तो दूसरी तरफ विपक्षी नेता का वो तीखा बयान। हर किसी की नज़र इसी बात पर थी कि राज्य की सबसे बड़ी अदालत इलाहाबाद हाई कोर्ट इस इतने हाई प्रोफाइल और संवेदनशील मामले में आखिर क्या फैसला सुनाने वाला है। क्या सच में अदालत इस भाषण को एक अपराध मानकर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे देगी? सस्पेंस वाकई बहुत बढ़ गया था। और फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया। शुक्रवार 1 मई 2026 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ओपन कोर्ट में यानी सबके सामने अपना अंतिम फैसला सुनाया। और ये फैसला राहुल गांधी के लिए एक बहुत बड़ी कानूनी राहत लेकर आया, क्योंकि हाई कोर्ट ने इस याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया। अदालत ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने स्पष्ट किया कि एक स्वस्थ लोकतंत्र में सरकार या राज्य की नीतियों की कड़ी आलोचना को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में ही देखा जाना चाहिए। कोर्ट का मानना था कि इंडियन स्टेट का वैचारिक विरोध करना अपने आप में कोई देशद्रोह या संज्ञेय अपराध नहीं बन जाता, जब तक कि वो सीधे तौर पर हिंसा या दंगे न भड़का रहा हो। तो इस तरह एफआईआर की उस पूरी मांग पर हमेशा के लिए पूर्ण विराम लग गया। तो ये पूरा घटनाक्रम और अदालत का ये ऐतिहासिक फैसला हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। हमारी कानूनी व्यवस्था, राजनीतिक बयानबाजी और एक वास्तविक कानूनी अपराध के बीच की लकीर आखिर खींचती कहाँ है? ये मामला एक बेहतरीन उदाहरण है जो दिखाता है कि अदालतें राजनीतिक भाषणों को किस चश्मे से देखती हैं और कैसे हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा की जाती है। अब आगे चलकर ये फैसला हमारे सार्वजनिक संवाद और नेताओं की जिम्मेदारी को कैसे बदलेगा, ये देखना सच में बहुत दिलचस्प होगा। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जटिल मुद्दे को गहराई से समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।